इस वीडियो में हम कुछ अन्य टिप्पणियों के बारे में चर्चा करेंगे। चौथी टिप्पणी मेथिलीन डाइक्लोराइड, पांचवी कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा हम आयोडोफार्म तथा क्लोरोफार्म के उपयोग व पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। CH2 Cl2 मेथिलीन डाइक्लोराइड को बनाने के लिए कैसे बनाते हैं? क्लोरोफार्म का अपचयन जिंक व HCl की उपस्थिति में कराने पर मेथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। CH2 Cl2 बनता है प्लस HCl बनता है। उपयोग व पर्यावरणीय प्रभाव। इसका मुख्य उपयोग पेंट तथा धातुओं को साफ करने के विलायक के रूप में होता है। इसके अलावा शोध कार्यों के लिए विलायक के रूप में होता है तथा एरोसॉल के नोदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह मनुष्यों व जानवरों के लिए हानिकारक होता है तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह दृश्य व श्रवण शक्ति पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। इससे आदमी अंधा हो सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाते कैसे हैं? इसे मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा अर्थात मीथेन पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा इसे बनाया जाता है। किंतु इस तरह से मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा प्राप्त कार्बन टेट्राक्लोराइड अशुद्ध होता है। इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा शुद्ध कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त किया जाता है। CH2 + 3Cl2 CCl4 + H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड पुनः कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करता है तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कार्बन टेट्राक्लोराइड शुद्ध होता है। मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा प्राप्त CCl4 अशुद्ध होता है, किंतु कार्बन डाइसल्फाइड पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त कार्बन टेट्राक्लोराइड शुद्ध होता है। यह क्रिया AlCl3 की प्रेजेंस में कराई जाती है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग व पर्यावरणीय प्रभाव। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मुख्य उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में पायरीन नाम से किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में, प्रशीतक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में तथा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। यह भी हानिकारक प्रभाव डालता है तथा लीवर का कैंसर उत्पन्न करता है व अधिक समय तक इसे सूंघने पर सरदर्द व मिचली उत्पन्न होती है। क्लोरोफार्म CHCl3। इसको बनाने की विधि के बारे में बताया जा चुका है। इसका प्रमुख उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है, किंतु हृदय पर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए इसका उपयोग 30% ईथर मिलाकर किया जाता है। शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग 30% ईथर मिलाकर के किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग खांसी की दवा बनाने में होता है तथा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। यह भी हानिकारक प्रभाव डालता है। अधिक देर तक सूंघने पर इसमें सरदर्द व चक्कर उत्पन्न होते हैं। आयोडोफार्म CHI3। इसको बनाने की विधि के बारे में बताया जा चुका है। इसका प्रमुख उपयोग प्रतिरोधी व रोगाणुनाशी के रूप में होता है तथा इसके अलावा कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन व कार्बन से जुड़े हुए समूह जैसे CH3CO आदि की पहचान में किया जाता है। सेटजेफनियम
सेटजेफ नियम क्या है, ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में। सेटजेफ नियम यह विलोपन अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न होता है। विलोपन अभिक्रिया के बारे में बताया जा चुका है। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया जो है ये क्या होती है, जब किसी अणु से दो परमाणु या समूहों का निष्कासन होता है तब ऐसी अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। जब एक ही अणु से, या ऐसा भी कह सकते हैं, एक ही अणु से दो परमाणु या समूहों का निष्कासन होता है तब ऐसी अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH3 CH2Br, इसकी क्रिया जब एल्कोहलिक केवच के साथ कराई जाती है तब एक ही अणु एथिल ब्रोमाइड है और यहाँ से एक H और एक Br, इन दोनों का निष्कासन होता है और एल्कीन बनती है। यहाँ से H निकला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH H2O प्लस KBr। इस प्रकार से विलोपन अभिक्रिया में इसमें एल्कीन प्राप्त होती है। विलोपन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला अल्फा विलोपन। अल्फा विलोपन जब हाइड्रोजन व हैलोजन, जब हाइड्रोजन व हैलोजन दोनों एक ही कार्बन से निष्कासित होते हैं तब इसे अल्फा विलोपन कहते हैं। जैसे यदि हम एक उदाहरण देखें, जब एल्कोहलिक केवच की क्रिया क्लोरोफार्म, जब एल्कोहलिक केवच की क्रिया क्लोरोफार्म CHCl3 के साथ कराई जाती है तब इसमें अल्फा विलोपन होता है। अल्फा विलोपन का मतलब होता है इसमें एक ही कार्बन से हाइड्रोजन व हैलोजन दोनों निकलते हैं। सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और OH के साथ मिलकर -H2O बनाता है और इस प्रकार से बचता है K प्लस CCl और पुनः ये K प्लस इस Cl नेगेटिव के साथ क्रिया करता है और -KCl बनाता है तथा इस प्रकार से डाइक्लोरोकार्बीन, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में हम देखते हैं अल्फा विलोपन है। इसमें एक ही कार्बन से हाइड्रोजन व हैलोजन दोनों निष्कासित होते हैं। सबसे पहले जल बाहर निकलता है था, एक ये माध्यमिक यौगिक बनता है, फिर इसका एक Cl नेगेटिव भी निकलता है बाहर और डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। इसमें एक ही कार्बन से हाइड्रोजन हैलोजन दोनों बाहर निकलते हैं। दूसरा होता है बीटा विलोपन। सेटजेफ नियम ये बीटा विलोपन से संबंधित नियम ही होता है। सेटजेफ नियम बीटा विलोपन से संबंधित नियम ही होता है। ये नियम क्या होता है सुनेंगे। जब किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा, कॉपी में नोट करेंगे, जब किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होते हैं तब एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है तथा मुख्य उत्पाद से प्राप्त एल्कीन में बीटा कार्बन के उस हाइड्रोजन का निष्कासन होता है जो न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। एक बार पुनः सुनेंगे। जब किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होते हैं तब एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है तथा मुख्य उत्पाद से प्राप्त एल्कीन में बीटा कार्बन के उस हाइड्रोजन का विलोपन होता है जो न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। देखेंगे बोर्ड की तरफ, जैसे एक ही एल्किल हैलाइड है CH3 CHBr CH2 CH3। इसमें हम देखते हैं कि दो, ये अल्फा कार्बन हो गया जो कि इससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। ऐसे एल्किल हैलाइड, इसमें दो बीटा कार्बन है तो दो बीटा हाइड्रोजन भी रहेंगे, इससे जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो जब किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होते हैं तब इनमें एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है और जब इससे एल्कोहलिक केवच की क्रिया कराई जाती है तब इससे एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तब प्राप्त मुख्य जो एल्कीन है, तब प्राप्त मुख्य एल्कीन में
बीटा कार्बन के उस हाइड्रोजन का निष्कासन होता है जो न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है, अर्थात इस कार्बन के हाइड्रोजन का निष्कासन होगा मुख्य उत्पाद में तथा बनेगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये मुख्य उत्पाद होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा। प्लस थोड़ी मात्रा में ये भी बनेगा, यहाँ के भी हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो बनेगा, नीचे लिख रहे हैं, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस H2O। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सेटजेफ नियम के अनुसार यह क्रिया जब किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होते हैं तब प्राप्त मुख्य एल्कीन में बीटा कार्बन के उस हाइड्रोजन का निष्कासन होता है जो न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें 3 हाइड्रोजन है इस बीटा कार्बन में, इस बीटा कार्बन में 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ के हाइड्रोजन निकलेंगे। जब किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा कार्बन होते हैं तब एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है, एक ये एल्कीन प्राप्त हुई, ये एल्कीन प्राप्त हुई, तब एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है तथा मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त एल्कीन में बीटा कार्बन के उस हाइड्रोजन का निष्कासन होता है जो न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। यह है सेटजेफ नियम। इसके बाद एक अन्य प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न आता है आयोडोफार्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीला अवक्षेप देता है किंतु CHCl3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीला अवक्षेप नहीं देता या कोई अवक्षेप नहीं देता, क्यों? ऐसा प्रश्न आता है। देखिए CHI3 में कार्बन से आयोडीन जुड़ा होता है, इसमें कार्बन से आयोडीन जुड़ा होता है। आयोडीन का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण यहाँ की बंध लंबाई ज्यादा होती, ये बंध कमजोर हो जाता है, CI बंध कमजोर हो जाता है, इससे इसका विस्थापन आसानी से होता है तथा सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। किंतु CHCl3 में कार्बन परमाणु Cl से जुड़ा होता है, Cl का परमाणु आकार छोटा होने के कारण CCl की बंध लंबाई कम होती है, यह बंध मजबूत होता है और क्लोरीन का प्रतिस्थापन आसानी से नहीं होता, इसलिए इसमें कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। धन्यवाद।